नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशुली सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस का खास कार्यक्रम तब क्या होगा। बिजनेस को खड़ा करने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन उसे टूटने में बस कुछ महीने भी काफी होते हैं। और ये तब होता है जब मालिक अपने बाद का रोड मैप नहीं छोड़ते। भारत में अधिकांश कारोबारी बिना किसी औपचारिक वसीयत, ट्रस्ट या सक्सेशन प्लान के ही बिजनेस चला रहे हैं। नतीजा परिवार में विवाद, ब्रांड का झगड़ा, वहीं शेयरों पर खींचतान और कई बार कारोबारी साम्राज्य का बिखर जाना। आज तब क्या होगा में हम इसी गंभीर लेकिन नजरअंदाज किए गए मुद्दे पर बात करेंगे। एस्टेट प्लानिंग क्यों जरूरी है और ये आपके बिजनेस का भविष्य कैसे बदल सकती है, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। ऑन द शो हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले वो हम जान लेते हैं। देखिए ऑन द शो क्या बात होगी वो जानिए। बिजनेस के मालिक के बाद कारोबार आखिरकार कौन संभालेगा, तो इस पर बात करेंगे कि बिजनेस के मालिक के बाद कारोबार आखिरकार किसका होगा, कौन उसे संभाल सकता है। ब्रांड और ट्रेडमार्क का मालिक आखिरकार कौन होगा। वहीं बात होगी संपत्ति और अधिकारों का स्पष्ट बंटवारा कैसे तय हो सकता है। विवादों को रोकने के लिए कौन से कानूनी दस्तावेज जरूरी हैं, तो विवाद ना हो इसके लिए कौन से कानूनी दस्तावेज जरूरी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ भी तय नहीं किया गया तब क्या होगा। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं पंजाब के एक पारिवारिक उद्योग में मालिक की अचानक मृत्यु के बाद कैसे विवाद पैदा हो गया। लुधियाना के एक मशीनरी निर्माता ने 30 साल तक कारोबार को लगातार बढ़ाया, लेकिन उनके निधन के बाद परिवार में नेतृत्व और स्वामित्व पर बड़ा टकराव पैदा हो गया। बड़े बेटे ने प्रबंधन का दावा किया, जबकि छोटे बेटे ने ट्रेडमार्क और ब्रांड अधिकार मांगे। पत्नी ने संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी की बात उठाई। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कोई भी वसीयत, ट्रस्ट या सक्सेशन प्लान मौजूद नहीं था। मामला अदालत में पहुंचा तो निवेशक पीछे हट गए और सप्लाई चेन बाधित हो गई। 2 साल में कंपनी का कारोबार 45% तक गिर गया। चलिए अब बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं डॉक्टर दीपक जैन, फाउंडर डायरेक्टर नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर जैन इंडिया में फैमिली बिजनेस उद्यमियों और उच्च संपत्ति वाले परिवारों के लिए सक्सेशन प्लानिंग और एस्टेट मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना व्यापक अनुभव रखते हैं। सर शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि तमाम ऐसे परिवारों की कहानी होती है जिसमें हम देखते हैं कि सही तरीके से एस्टेट प्लानिंग नहीं की जाती है। आखिरकार बिजनेस मालिक के लिए एस्टेट प्लानिंग इतनी जरूरी क्यों है? सबसे बड़ा कारण क्या है कि इंडिया में बिजनेस की सक्सेशन प्लानिंग के बारे में लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, और क्योंकि उन्होंने अच्छे से अपने बिजनेस का सक्सेशन की, कल मैं इस बिजनेस में नहीं रहा, मेरे को कुछ हो गया, राइट, और ये होने का मतलब ये नहीं कि मेरी मृत्यु हो गई, मैं इनकैपेसिटेटेड हो गया। तो इस बिजनेस का क्या हो, कौन इसे चलाएगा, कौन इसे ओन करेगा, इसके क्या क्या अधिकार होंगे, वो स्पष्टता क्रिएट नहीं करते और उसकी कानूनी प्रक्रिया क्रिएट नहीं करते कि इस प्रक्रिया से ये इस पे जाएगा। और अगर आप मुझसे पूछें कि भाई ये मुझे अपनी बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग कब करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ बिजनेस शुरू करने से पहले करनी चाहिए, राइट, क्योंकि आपको नहीं पता किस दिन वो दिन आने वाला है। बिल्कुल। और इसको ना करने के कारण परिवार में मतभेद आते हैं। जो आपका सबसे बड़ा एसेट था, संपत्ति थी, आपका बिजनेस, वो बिखर जाता है इस वजह से क्योंकि आपने अपनी प्लानिंग प्रॉपर नहीं करी। तो ये रीजन है जिसकी वजह से आपको जरूर अपनी एस्टेट प्लानिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। तो बिजनेस स्टार्ट जब आप करने की सोचें तभी आपको ये भी सोच लेना है कि आपको एस्टेट प्लानिंग कर लेनी है। सर सक्सेशन प्लानिंग का असली मोटिव क्या होता है, क्या मकसद इसका होता है, इसकी शुरुआत किन मुख्य चरणों में की जाती है, कौन से इसके स्टेप्स रहते हैं? सर सक्सेशन पहले समझते हैं सक्सेशन क्या होता है। पासिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम अ डेड पर्सन टू लिविंग पर्सन इज कॉल्ड सक्सेशन। जी, मतलब एक मृत व्यक्ति से एक जीवित व्यक्ति तक उसकी संपत्ति और उसकी देनदारी के ट्रांसमिशन को सक्सेशन कहते हैं। अब आपने मुझसे पूछा सक्सेशन प्लानिंग का उद्देश्य क्या है,
इसका पहला उद्देश्य है कि जिन लोगों को मैं संपत्ति देना चाहूं वो मेरे बाद उन्हीं को मिले और इस पे कोई विवाद ना हो। ये संपत्ति जाने के बाद भी सुरक्षित रहे, ये इसका दूसरा उद्देश्य है। और जिसको मैं देना चाहूं अगर उसको कुछ हो जाए तो मेरे पे ऑल्टरनेट हो। अब इसे हम बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि बिजनेस में सक्सेशन प्लानिंग का क्या मकसद है। बिजनेस में सक्सेशन प्लानिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि बिजनेस शुड कंटिन्यू और मेरे बच्चों और परिवार को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए मेरे बाद। तो मुझे दो चीजें इंश्योर करनी है। पहले तो मेरे बाद भी बिजनेस सुचारू रूप से चले, और दूसरा इसका जो फायदा है जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको मिलता रहे। अब इसमें मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि मेरा परिवार ही बिजनेस चलाए और उनको फायदा मिले जी। ये भी हो सकता है कि मैं मैनेजमेंट और कंट्रोल अलग अलग कर दूं, राइट। मैं ओनरशिप और कंट्रोल अलग अलग कर दूं, मतलब ओनर मेरे परिवार रहेगा पर चलाएगा कोई और। इस तरीके से मैं इसकी प्लानिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा दो चीजें इंश्योर करनी है, बिजनेस चलता रहे और मेरे परिवार को इसका बेनिफिट मिलता रहे। अब चलता रहे में हो सकता है मेरे परिवार में इस समय कोई ऐसा व्यक्ति सक्षम नहीं है या तैयार नहीं है जो इस बिजनेस को चलाए, बिल्कुल। तो मैं इसे आउटसोर्स कर सकता हूँ, मैं प्रोफेशनल को दे सकता हूँ बिजनेस चलाने को, पर राइट्स ऑफ ओनरशिप अपने परिवार को दे सकता हूँ। तो बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग जब आप सोचें तो थिंक आउटसाइड द बॉक्स। आपसे ज्यादा आपके परिवार और बिजनेस को दुनिया में कोई और व्यक्ति नहीं जानता। बिल्कुल। आप अपने बिजनेस की कमियां जानते हो, उसकी स्ट्रेंथ जानते हो, और आप अपने परिवार की कमियां और स्ट्रेंथ जानते हो। आपको परिवार की स्ट्रेंथ और बिजनेस की स्ट्रेंथ को मैच करना है और उनकी वीकनेसेस को ओवरकम करना है सक्सेशन प्लानिंग। यही मकसद है इसका। बिल्कुल। लेकिन सर, उत्तराधिकारी चुनते समय किन कानूनी मापदंडों को देखना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे आगे कोई प्रॉब्लम ना हो? तो जब आप अपने बिजनेस का उत्तराधिकारी चूज करते हैं, आप सबसे पहले कैपेबिलिटी देखो। क्या ये व्यक्ति ये काम करने के लिए सक्षम है? ये सबसे बड़ा सवाल है, राइट। उसको लीगल राइट कैसे देना है वो सेकंड पार्ट है, पर किसको लीगल राइट देना है, राइट। और किन व्यक्तियों के इंटरफेरेंस को बिजनेस से बचाना है, जिनको आपको लगता है कि ये इंटरफेयर करेंगे तो ये बिजनेस थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाएगा, राइट। या ये उस व्यक्ति को जिसको मैंने लीगल राइट दिया उसको काम नहीं करने देंगे, तो वो कैसे रोकोगे आप, राइट। अब जब आप सक्सेसर चूज करते हो अपने लिए, तो आपको उस सक्सेसर की एबिलिटी टू बी एक्सेप्टेबल टू द स्टेक होल्डर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं बिजनेस के, जैसे कि बिजनेस के कस्टमर्स को वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, एम्प्लॉयज को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, अगर आपने किसी बैंक से उधार ले रखा है तो बैंक को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, राइट। तो एक्सेप्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा रीजन है कि भाई ये व्यक्ति ऐसा है, इसको बाकी लोग मान लेंगे कि ये ही बिजनेस चलाने योग्य है, राइट। और आप इसमें लीडर और हेयर में फर्क समझिए। बिजनेस लीडर कैन बी डिफरेंस इन बिजनेस हेयर। लीडर वो है जो बिजनेस को लीड करेगा, ग्रो करेगा। हेयर वो है जो ओन करेगा, वो मैं अलग अलग कर सकता हूं। तो आप ये जो बिजनेस सक्सेसर है, ये जरूरी नहीं है अपने परिवार में ही खोजें। ये बिजनेस चलाने वाला आपके परिवार का सदस्य ना भी हो पर तब भी बिजनेस चला सकता है, और ये बेनिफिट्स हम ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं कि आपके परिवार पे ही जाए और इस व्यक्ति को जो चला रहा है उसको भी कुछ बेनिफिट मिले। तो आपको इसे बहुत ओपन माइंड से सोचना है। एंड मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ इस सेशन में, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड गुड वुड हैपन। बुरे से बुरी संभावना की प्लानिंग पहले ही करिए बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग में, तभी अच्छा होने की गारंटी है। तो आप सोचेंगे क्या क्या गलत हो सकता है, और उसके लिए मैंने ये तरीका बनाया, तो ये बिजनेस ज्यादा सुचारू रूप से चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उत्तराधिकारी अगर आप चुनें तो आप ये ज़रूर चेक कर लें कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है। सर, आजकल ब्रांड और ट्रेडमार्क का जो विवाद है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, और अक्सर लोग ऐसी कौन सी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से ये जो विवाद है वो इतना ज़्यादा गहरा जाता है? बेसिकली जब हम ट्रेडमार्क और ब्रांड की बात करते हैं, स्पेशली इंडियन परिप्रेक्ष्य में, तो हमारे यहाँ
उसके ऊपर ज्यादा सोच विचार नहीं होता। परिवार के एक सदस्य ने अपने नाम ब्रांड रजिस्टर कराया, सारे यूज कर रहे हैं, राइट, क्योंकि वो अभी तक तो बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है जब वो व्यक्ति नहीं रहता, तो क्या हो? तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है हु शुड ओन द ट्रेडमार्क एंड ब्रांड। हु ओन्स नहीं, हु शुड ओन। और ये इसका ओनर बिजनेस भी हो सकता है, आपकी कंपनी भी ओन कर सकती है, आप एज इंडिविजुअल भी ओन कर सकते हो। दोनों के अपने फायदे और नुकसान, राइट। बिजनेस अगर ओन करता है तो सबसे बड़ा फायदा उसका क्या है कि बिजनेस नेवर डाइज। जिसके पास बिजनेस होगा उस पर ट्रेडमार्क, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि उसमें आपको उस ट्रेडमार्क के उतने रिटर्न्स नहीं मिलते जितने रिटर्न मिल जाते अगर वो आपके पर्सनल नाम पे होते। क्योंकि बहुत टाइम बार हम क्या करते हैं, हम ट्रेडमार्क एक कंपनी या ट्रस्ट में रजिस्टर करा लेते हैं, और वो कंपनी जो आपका मेन बिजनेस है उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन करती है कि मैं हर महीने आपकी जो मेन कंपनी बिजनेस है इतने पैसे दूंगा ट्रेडमार्क ओनिंग कंपनी को टू यूज द ट्रेडमार्क। तो ऐसे में आप क्या कर रहे हो, आप जहां पर रिस्क है बिजनेस में उसको रिस्क फ्री कंपनी में लेके आ रहे हो जो ट्रेडमार्क ओन करती है। और इस दोनों कंपनी के हो सकता है मालिक आप ही हो अल्टीमेटली, जी। पैसा एक रिस्की कंपनी से एक रिस्क फ्री कंपनी की तरफ आ रहा है, राइट। तो ये एक तरीका है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। वो जो जो रियल बात है कि क्या आप ट्रेडमार्क रिलेटेड प्लानिंग करी है आपने, क्या आपने पेटेंट रिलेटेड प्लानिंग करी है, ओनरशिप और उसके जो बेनिफिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे, राइट। अगर आप वो प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो आप इसके विवाद को बचा पाएंगे, ट्रेडमार्क को ग्रो कर पाएंगे, और जो आपने ये जो बौद्धिक संपत्ति बनाई है, ट्रेडमार्क बनाया है, इसका बेनिफिट आपके बच्चों तक पहुंच पाए। और सर क्या जैसे कि अगर उत्तराधिकारी अभी जैसे आपने बताया कि कैपेबिलिटी जो है वो ज़रूर उसकी चेक करनी चाहिए, तो क्या सर ब्रांड और ट्रेडमार्क को भी सिलेक्ट करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो उत्तराधिकारी है वही डिसीजन जो है वो ले सकता है आगे चल के ब्रांड का या फिर ट्रेडमार्क का या किसी का भी? आप ऐसा कर सकते हैं ना, आपने एक कंपनी अलग बनाई ट्रेडमार्क की, और उस कंपनी में जो अपने बाद शेयर्स हैं अपने उस बेटे को दे दिए जो बिजनेस चलाएगा, राइट। तो आप कैपेबिलिटी और ओनरशिप के चेंज कर सकते हो, या इस कंपनी के जो ट्रेडमार्क है वो मेरे परिवार में रहेंगे, चलाएगा कोई और, जी, राइट। तो ये डिफरेंशिएशन जैसे आप करते हो, ट्रेडमार्क को बिजनेस से सेपरेट करते हो, तो आप इसकी इनहेरिटेंस भी सेपरेट कर सकते हो, आप इसका यूज भी सेपरेट कर सकते हो। जो मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, डोंट कोमिंगल योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विद योर फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, उनको सेपरेट करिए। ट्रेडमार्क, लोगो, पेटेंट, आईपीआर, ये सब बौद्धिक संपत्तियां हैं, इनको अपनी बाकी संपत्ति के साथ जोड़कर आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। सेपरेट करने में आपको ज्यादा फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। और सर जो बिजनेस ओनर्स हैं वो किसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें, विल को या ट्रस्ट को, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? तो मैं हमेशा बिजनेस ओनर्स को कहता हूं कि बिजनेस एसेट फॉर बिजनेस ट्रस्ट, पर्सनल एसेट्स फॉर पर्सनल ट्रस्ट। पहली चीज मतलब आपके पर्सनल जो आपने प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाई है उसमें बिजनेस एसेट्स नहीं होनी चाहिए, और जो आपने बिजनेस के लिए ट्रस्ट बनाई है उसमें पर्सनल एसेट नहीं होनी चाहिए। पहले तो दोनों का सेपरेशन बहुत जरूरी है। पर आपका क्वेश्चन ये है कि विल बनाऊं या ट्रस्ट बनाऊं? मैं कहूंगा कि आप विल बनाओ ट्रस्ट के फेवर में। तो आपने एक विल बनाई जिसमें आपकी पर्सनल वेल्थ भी है ना, व्यक्तिगत संपत्ति भी है जी। और आपकी व्यापारिक संपत्ति भी है, बिजनेस वेल्थ भी। जो पर्सनल एसेट्स हैं वो आपकी डेथ के बाद पर्सनल ट्रस्ट में जा रहे हैं। अच्छा, एक और सर इसमें क्या ये दोनों को अलग अलग रखें? क्योंकि इससे पहले मुझे याद है कि जब हमने प्रोग्राम किया था तब आपने बताया था कि अगर आप पर्सनल बना रहे हैं विल तो पर्सनल को अलग रखिए, और बिजनेस अगर आपका है तो बिजनेस का जो विल है वो आप अलग बनाइए, दोनों को आप कंफ्यूज मत करिए। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ट्रस्ट अलग अलग रखिए, विल तो एक ही बनेगी, पर आपकी डेथ के बाद डिवाइड हो जाएगी ना दो जगह। पर्सनल वेल्थ गई पर्सनल ट्रस्ट में, सेम विल से।
तो डेथ के बाद क्या होगा? जो आपकी पर्सनल वेल्थ है, आपका घर है, आपके म्यूचुअल फंड है, आपकी इंश्योरेंस के पैसे हैं, वो चली गई पर्सनल ट्रस्ट में। और जितने आपकी व्यापारिक संपत्तियां हैं, जितने आप बिजनेस ओन करते हो, वो चली गई बिजनेस ट्रस्ट। राइट? अब प्रॉब्लम ये क्यों करना जरूरी है? क्योंकि जो रिस्क है वो हमेशा बिजनेस में आएगा। पर्सनल प्रॉपर्टीज में रिलेटिवली रिस्क कम होता है। राइट? मैं नहीं चाहता बिजनेस का रिस्क आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक आ जाए। मेरे बिजनेस में कुछ गलत चीज हुई और उसकी वजह से मेरी पर्सनल प्रॉपर्टीज रिस्क में आ गई। बिल्कुल। और बहुत सारे आपको बिजनेसमैन ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ये गलती करी है। राइट। उन्होंने सेपरेशन नहीं करा, और सेपरेशन नहीं करा तो इस वजह से बिजनेस में जब रिस्क आया, बिजनेस में कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बिजनेस के ऊपर केस हो गया, बिजनेस फेल हो गया फाइनेंशियल कमिटमेंट से, बिजनेस के जो लेनदार है उन्होंने केस करके उसको ले लिया, तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से बीच में आ गई, क्योंकि उन्होंने सेपरेशन ही नहीं किया। अगर आप दोनों को सेपरेट ट्रस्ट में डाल दोगे तो एक का रिस्क दूसरे पे नहीं जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क। जब आप इनहेरिटेंस प्लानिंग करते हो तब भी डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क। तो सेम एंटिटी में दोनों चीजों को मत डालिए, सेपरेट बिजनेस एसेट्स एंड पर्सनल एसेट्स। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना है अगर आप विल जो है वो बना रहे हैं, और उसके बाद ट्रस्ट भी आप अगर, चूंकि सर ने कहा कि ट्रस्ट भी आपको बनानी है, लेकिन आप कोशिश करिए कि जो पर्सनल आपकी जितनी भी संपत्ति है उसका अलग ट्रस्ट आप बनाएं, और इसके अलावा जो आपकी बिजनेस का जितना भी आपकी संपत्ति है उसका आप अलग से ट्रस्ट बनाएं। बिल्कुल सर, कंटिन्यू हम करेंगे, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अगर उनके मन में कोई सवाल है तो वो अपना सवाल कैसे पूछ सकते हैं और डॉक्टर दीपक जैन से कैसे जुड़ सकते हैं। देखिए, बहुत ही आसान सा तरीका है हमसे जुड़ने का, अपना सवाल पूछने का। चूंकि एस्टेट प्लानिंग का ये शो है तो आपको लिखना है सबसे पहले ESTATE एस्टेट, और उसके बाद अपना सवाल टाइप करना है, भेज देना है हमें 9354027995। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पर आप अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब पर हमने अपने जो प्रोग्राम है तब क्या होगा, वहां पर डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो हमने डॉक्टर दीपक जैन का नंबर भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब अमर उजाला दी बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल भी आ गए हैं, उनमें से कुछ सवालों को हमने अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया है। सवाल हम ले लेते हैं। अलीगढ़ से सवाल आया है नीरज गुप्ता का, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या एक ही ब्रांड का स्वामित्व 2 वारिसों को दिया जा सकता है? सर, लीगली दिया जा सकता है, पर आपको देना नहीं चाहिए। आपको अपने जो ब्रांड की ओनरशिप है वो एक कंपनी में ट्रांसफर कर दो या एक LLP में ट्रांसफर कर दो, और उसमें इन 2 वारिसों को शेयर्स दे दो। वो बेटर तरीका है करने का, देन सेम ब्रांड को 2 लोगों की ओनरशिप करके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का। बिल्कुल। अगला सवाल है लखनऊ से कंचन वर्मा का। सर, इन्होंने पूछा है कि क्या मैं अपने बिजनेस के शेयर अपनी बेटी को गिफ्ट कर सकती हूँ? आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो मैम, आपका पूरा अधिकार है अपने बिजनेस को किसी को भी देना। राइट? पर ये करते हुए आपको चेक करना है, जब आपने बिजनेस बनाया था तो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर वो कंपनी है, उसमें क्या कोई प्रतिबंध है या नहीं। राइट? लॉ लीगल की तरफ से नहीं है, पर कई बार हम क्या करते हैं, जब कंपनी फॉर्म करते हैं या पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो उसमें हम कुछ रोक लगा देते हैं। क्या ऐसी कोई रोक है या नहीं? अगर कोई रोक नहीं है तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। सर, किस टाइप की, सर मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप इसे एलैबोरेट करिए, किस टाइप की रोक की? अगर शेयर नहीं दे सकते हैं या फिर जैसे मैंने अपने उसमें कंपनी जब बनाई तो लिखा कि कोई व्यक्ति अपने शेयर किसी को देना चाहेगा तो उसे पहले बाकी शेयर होल्डर्स को ऑफर करना पड़ेगा, फिर बाहर कर सकता है। तो इस टाइप, दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। राइट? कोई आदमी शेयर बेचना चाहेगा तो सबके बेचने पड़ेंगे, अपने अकेले नहीं बेच सकता। उस टाइप के हम क्लॉजेस ऐड कर देते हैं इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या जो पार्टनरशिप डीड है। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको फॉलो करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अगला सवाल हम लेंगे, अहमदाबाद से सवाल आया है, ये राजेश मेहता का सवाल है। बिजनेस लोन और देनदारियां सक्सेशन प्लान का हिस्सा कैसे बनती हैं?
मैम, अ डेड पर्सन नॉट ओनली ट्रांसफर्स हिज एसेट्स बट लायबिलिटीज आफ्टर डेथ। वही सक्सेशन है। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं मेरी मृत्यु के बाद मेरी देनदारियों का क्या हो। तो लॉ कहता है यू कैन नॉट पास लायबिलिटी मोर देन द एसेट्स यू आर गिविंग टू अ पर्सन। आप किसी अपने इनहेरिटर को जितने की एसेट दे रहे हो उससे ज्यादा की लायबिलिटी नहीं दे सकते। ये लो, अब मैं इसके लिए कुछ एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं और बाई चांस 2 करोड़ की लायबिलिटी हो गई। आपने अपने ये 1 करोड़ के एसेट अपने इकलौते बेटे को दे दिए। तो आपका जो इकलौता बेटा है वो 1 करोड़ के एसेट्स क्योंकि उसे मिले, उस पर लायबिलिटी भी खाली 1 करोड़ की ट्रांसफर हो रही है, 2 की नहीं हो रही। और बाकी 1 करोड़ रुपए बैड डेट बन गया ऑफ द क्रेडिटर जिसने पैसा उधार दिया। अब मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। आपके पास 2 करोड़ के एसेट्स हैं और 1 करोड़ की लायबिलिटी है, जो कि आपने आपके अब 2 बच्चे, आपने दोनों बच्चों को 1-1 करोड़ रुपए के एसेट्स दे दिए। तो टोटल लायबिलिटी भी 1 करोड़ की है और टोटल एसेट हर एक बच्चे के हाथ में भी 1 करोड़ के। अब क्रेडिटर की मर्जी है इन दोनों में से किसी पे भी जाकर अपनी उसके एसेट बेचकर या उससे पैसे वसूल कर ले। राइट? पर जिस भाई ने अपने हिस्से से ज्यादा दे दिया, उसका ऐसा कितना 50 लाख देना चाहिए था उसको, क्योंकि जब एसेट इक्वली डिवाइड होती है तो लायबिलिटी भी इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। वो अपने भाई के ऊपर केस कर कर अपने 50 लाख वसूल कर सकता है, वो क्रेडिटर को मना नहीं कर सकता। अब यहां पर आपके लिए एक ऑप्शन था कि अगर आप विल बना जाते और उसमें लिखते कि मैं अपने बड़े बेटे को तो एसेट्स दे रहा हूं 1 करोड़ रुपए के विदाउट लायबिलिटी और छोटे वाले को एसेट दे रहा हूं 1 करोड़ के विद लायबिलिटी। अब क्रेडिटर को पहले छोटे वाले पे जाना पड़ेगा और छोटे वाला ये नहीं कह सकता मैं एसेट लेने को तैयार हूं लायबिलिटी लेने को तैयार नहीं। या तो दोनों लो या दोनों छोड़ दो। राइट? यही लॉ है, यही लॉ है। पर अगर बाई चांस छोटे से वो पैसे वसूल नहीं करा या कर पाया विद अ रीजनेबल टाइम, देन ही कैन स्टिल गो टू द एल्डर वन बिकॉज उसके पास भी 1 करोड़ के एसेट्स हैं। राइट? तो ये अब मैं बिजनेस में इसका क्या वो है सक्सेशन प्लान में, जब आप बिजनेस का सक्सेशन प्लान बनाएं तो आप देखें कि बिजनेस का एक्सपोजर कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ से लोन लिया हुआ है, क्या क्या कोलैटरल दी हुई है, किस किसने पर्सनल गारंटीज दी हुई हैं, और उसकी प्लानिंग इस लॉ के अनुसार इस तरह से करें कि ये लायबिलिटीज आपके पर्सनल एसेट तक ना पहुंच पाए, जी। ये बिजनेस तक ही सीमित रहे। और हम ये प्लानिंग आपके लिए कर सकते हैं। हम आप सबके लिए ये प्लानिंग कर सकते हैं कि हम आपके बिजनेस रिस्क को बिजनेस तक ही सीमित कर सकते हैं जिससे कि वो पर्सनल एसेट तक फॉल ओवर ना हो। बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी हो जाता है कि कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स हैं कई बार वो जो आपकी अपने खुद की जो संपत्ति होती है, जो पर्सनल एसेट्स होते हैं, उस तक पहुंच जाती है। सर, एस्टेट प्लानिंग में कौन सी ऐसी संपत्ति हैं, किन संपत्तियों को या फिर अगर हम बात करें राइट्स को और व्यावसायिक तत्वों को शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहला आपने बताया ट्रेडमार्क। राइट? ट्रेडमार्क, पेटेंट, आईपीआर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर बिजनेस के फिजिकल एसेट्स है ना, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा। फिर बिजनेस के फिनेंशियल एसेट्स, राइट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स। राइट? बिजनेस की आपने वेरियस बॉन्ड्स खरीदे हुए होते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स कराई भी होती हैं, वो सब चीजें, दैट्स फाइनेंशियल एसेट्स। राइट? उसके अलावा कुछ इनटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं बिजनेस के, जैसे गुडविल, उनका भी आपको बिजनेस के साथ देना जरूरी है। राइट? तो ये सब इनहेरिटेंस प्लान का पार्ट बनेंगे जी। और जरूरी नहीं है जिसको आप बिजनेस दे रहे हो उनको ये सब दे रहे हो, वो आप इसमें कुछ गेम कुछ करके उसको चेंज भी कर सकते हो। राइट? कि ट्रेडमार्क किसी और के पास जा रहा है और बिजनेस किसी और पे जा रहा है, अगर आप पे वो राइट्स हैं बिजनेस के अंदर, बिजनेस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, आप वो कर सकते हैं।
बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है। सिर्फ फैमिली गवर्नेंस चार्टर विवाद रोकने में सर कैसे मदद करता है, मैं चाहूंगी इसको थोड़ा सा आप बताइएगा इलैबोरेट करके। फैमिली गवर्नेंस चार्टर इज द फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। आपने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, जी। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन हर भारतीय पे लागू होता है, और आप उसे नहीं फॉलो करते तो देयर इज अ पेनल्टी, राइट। इस यही कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ऐसे ही मैंने अपनी फैमिली का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया कि मेरे फैमिली के मेंबर्स के ऊपर ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। उनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, है ना। उनको उनको संपत्ति में हिस्सा इस तरीके से मिलेगा, उनका कंट्रोल ऐसे होगा, बिजनेस ये चलाएगा, बिजनेस के लिए ये वाली कमेटी बनेगी, नया बिजनेस में जाना है तो ये करना होगा, सोशल मीडिया में आपका बिहेवियर ये होगा, आप दो भाई कभी भी सेम प्लेन में ट्रेवल नहीं कर सकते, अलग अलग में ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता दोनों एक साथ चले जाओ। इस तरीके के मैं रूल्स बना सकता हूँ, राइट। आप ट्विटर पे ही होगे, उसके अलावा आप किसी पे नहीं होगे। इस तरीके के रूल्स मैं बना सकता हूँ, और ये रूल्स को हम एज अ फैमिली एग्रीमेंट क्रिएट कर लेते हैं, और उसमें पेनल्टी क्लॉज डाल देते हैं जी। कि जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा वो फैमिली का पार्ट नहीं रहेगा, और हो सकता है जो फैमिली ट्रस्ट बनाई है उसमें से उसके बेनिफिट मिलने बंद हो जाए। क्योंकि फैमिली की ट्रस्ट में ये क्लॉज लिखा होगा, फैमिली चार्टर को फॉलो करना कंपलसरी है टू बिकम अ बेनिफिशियरी और रिमेन अ बेनिफिशियरी ऑफ दिस ट्रस्ट, राइट। फिर उसकी एक एनफोर्समेंट कमेटी बनाएंगे फैमिली मेंबर्स के अंदर, जो कि देखेगा कि हाँ ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। वो एनफोर्समेंट कमेटी हर 6 महीने में जो ट्रस्टीज है उसको रिपोर्ट देगी, यस दीस पीपल आर फॉलोइंग, दिस इज व्हाट्स नॉट बीइंग फॉलोड, तो उनको वार्निंग देके आप इनको ठीक कर सकते। तो फैमिली चार्टर इज नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ फैमिली व्हिच आर एनफोर्सेबल जनरली थ्रू अ ट्रस्ट स्ट्रक्चर एंड फैमिली एग्रीमेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल सर, कुछ सवाल भी हमारे दर्शकों के आ गए हैं, उन सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। मेरठ से सवाल आया है सोनू चौधरी का, वो पूछ रहे हैं कि क्या ट्रेडमार्क को कई वारिसों में बांटने से जो फ्यूचर है उसमें कोई समस्या नहीं होती है, प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं? ट्रेडमार्क को कई वारिसों में बांटने से जनरली समस्या आती है, अनलेस उनको उसके यूसेज को आप वेल डिफाइन करो। और हमने बहुत बड़े बड़े विवाद देखे हैं इस ट्रेडमार्क के ऊपर, क्योंकि एक बिजनेस की जो आइडेंटिटी है वो ट्रेडमार्क की है, और जब ये ट्रेडमार्क चला जाता है तो वो आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप ट्रेडमार्क एक से ज्यादा व्यक्तियों में बांट रहे हैं राइट टू यूज, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन बना दीजिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कहा दो भाई इस ट्रेडमार्क को यूज करके अपना अलग अलग बिजनेस करते थे। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम क्या है, एक भाई तो अच्छा सामान बना रहा है और दूसरा खराब सामान बना रहा है, क्या उस दूसरे भाई पे इफेक्ट नहीं आएगा इसका? आएगा। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी अगर आप एक से ज्यादा वारिसों में से डिवाइड कर रहे हैं। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ यूज बिल्कुल क्रिएट करिए, राइट। तो वो करना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि इनमें आपका ट्रेडमार्क की वैल्यू बनी रहे और आपके परिवार में विवाद ना हो इसको लेकर। तो आप उसको ड्राफ्ट अच्छे से करिए। बिल्कुल, तो ड्राफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सही तरीके से। सर अगर कोई चूँकि मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप बताइएगा कि अगर कोई बिजनेस ओनर आज ही प्लानिंग शुरू करना चाहे और उसे कौन सा पहला स्टेप लेना है, सबसे ज़रूरी स्टेप उसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे जरूरी स्टेप, जैसे हम हर बार बोलते हैं, आप अपने लिस्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स बनाएं और उन एसेट्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द बिजनेस, उसको नोट डाउन करें। फिर अपने परिवार के साथ मैच करके देखें कि कौन व्यक्ति इस बिजनेस को मेरे ना रहने पे चला सकता है या सक्षम है या नहीं। अगर वो सक्षमता आपको अपने परिवार में मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। पर उसमें भी एक इशू ये है कि अगर एक व्यक्ति सक्षम है, क्या वो इस बिजनेस के फ्रूट्स को बाकियों में बांटेगा फेयरली? क्या मतलब, मैं बिजनेस चलाने में तो बहुत अच्छा हूँ पर बांटने में थोड़ा कमजोर हूँ, राइट। तो अब ये प्रॉब्लम है। तो आपको मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग करना पड़ सकता है कई जगहों पर। आप उसे सोचिए, क्या मैं वो करने में सक्षम हूँ, क्या मैंने कोई तरीका सोचा है इसको चेंज करने का, राइट। तीसरा,
जब कोई व्यक्ति बिजनेस चलाता है और उसके फ्रूट्स इक्वली बंटते हैं, तो जो चला रहा है उसको कोई इंसेंटिव नहीं रहता चलाने, तो उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं रहता बिजनेस को चलाने का, तो क्या उसको एक्स्ट्रा मैं दे के जा रहा हूं टू एंश्योर कि उसका बना रहे इस बिजनेस में इंटरेस्ट, राइट? तो आपको उसको रिवॉर्ड भी देना है, उसके टारगेट भी सेट करने हैं कि बिल्कुल। आपने ये अचीव कर लिया तो ये मिलेगा, ये अचीव कर लिया तो ये करेगा, इतना कमा लिया तो इतना परसेंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। वो इंसेंटिव्स क्रिएट करिए। अगर आप मैनेजमेंट और ओनरशिप सेपरेट करें, जो कि बहुत ज्यादा केसेस में करना पड़ता है, मजबूरी है परिवार की, राइट? बिल्कुल। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है। अगर आप कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, आपको विल तो बनानी ही है, साथ ही आपको ट्रस्ट भी बनानी है, और इन बातों का ज़रूर आपको ध्यान रखना है ताकि सही से एस्टेट प्लानिंग आपकी हो सके। सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो देखिए, आपका व्यवसाय केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की स्थिरता और सुरक्षा के लिए भी होता है। बिना एस्टेट प्लानिंग के मजबूत से मजबूत कारोबार भी टूट सकते हैं। इसलिए समय रहते वसीयत, ट्रस्ट, ब्रांड, सुरक्षा और स्पष्ट उत्तराधिकार योजना बनाना हर कारोबारी की जिम्मेदारी है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए द बोनस।